बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 दैट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग। हम पिछले 2 लेक्चर से अभी क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग पढ़ रहे हैं, अभी भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। एनीवन हु विशेस टू प्रोड्यूस अ गुड राइटिंग शुड एंड्योर बिफोर ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड बाय द मोर शोई क्वालिटीज़। कि कोई बंदा जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो गुड राइटिंग की अपनी क्वालिटीज़ को अपने अंदर गुड राइटिंग की क्वालिटीज़ को प्रोड्यूस करे, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बिफोर ही अलाउज हिमसेल्फ, कि इससे पहले कि वो अपने आप को ऐसा बनाए कि वो अच्छी क्वालिटीज़ को शो ऑफ करे, यानी कि वो मतलब शोखा थोड़ा सा, आप इसी वर्डिंग में ऐसे कह लें कि वो ऐसे करे कि मेरे अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं, वो अपनी राइटिंग में उनको शो ऑफ करने के लिए एक्सप्रेस करे। उसको क्या चाहिए? टू बी डायरेक्ट, सिंपल, ब्रीफ, विगोरियस एंड ल्यूसिड। ये वाली क्वालिटीज़ उसको ज़्यादा ज़रूरत है। जो शोई क्वालिटीज़ है ना गुड राइटिंग की, उन क्वालिटीज़ से ज़्यादा कि डायरेक्ट स्पीच ज़्यादा यूज़ करे, अपनी सेंटेंसेस में सिंपल रहे, ब्रीफ रहे, विगरस रहे, ल्यूसिड रहे। ल्यूसिड का बच्चों मतलब है क्लियर, और विग्रेस का मतलब है कि अपने मौक़िफ़ के साथ ना डटा रहे। ठीक है, ये इन सब वर्ड्स के मीनिंग है। तो ये अगेन से कोटेशन है इसका H.W. फॉलर का, द किंग्स इंग्लिश फर्दर सेज। अच्छा, H.W. फॉलर द किंग्स इंग्लिश फर्दर सेज, ये उसमें से कोटेशन लिया गया और आगे भी ये सारा उसमें से लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ तक ना ये कोटेशन उस बुक का रेफरेंस है, उस बुक में से ही लिया गया पैराग्राफ। वेल प्रेफर द सिमिलर वर्ड टू द फार फेच्ड, यानी कि फार फैच दूर के अल्फाज, यानी कि बैदुल वक्त से ज़्यादा आप फेमिलियर अल्फाज को, फेमिलियर जो मशहूर अल्फाज हैं उनको तरजीह दें। या हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो वाले अल्फाज यूज़ करें जो ज़्यादा मशहूर हैं, जो रीडर के लिए ज़्यादा आम लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, वो वाले अल्फाज आप ज़्यादा यूज़ करें। जैसे हमने ऊपर पढ़े ना, एंड्योर और ट्राई और 3-4 आई थिंक मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में। तो वो वाले वर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स तो एक जैसे होते हैं, मीनिंग भी उनसे एक जैसा होता है, लेकिन जो ज़्यादा फेमिलियर हैं, ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आप उनको तरजीह दें, वो ज़्यादा यूज़ करें अपनी लैंग्वेज में। प्रेफर द कॉन्क्रीट वर्ड टू द एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट वर्ड यूज़ करें। कॉन्क्रीट वर्ड मतलब ठोस अल्फाज, सॉलिड अल्फाज, सॉलिड वर्ड जो आपके पर्पज़ को, आपके एम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपके मौक़िफ़ का को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, वो वाले वर्ड्स आप यूज़ करें। प्रेफर द सिंगल वर्ड टू द सर्कमलोकेशन, यानी कि आप एक फ्रेज़ में एक बात कह रहे हैं, वही बात एक अल्फाज में आप बयान कर सकते हैं, तो उसको एक सिंगल वर्ड में बयान करने की कोशिश करें। मतलब अपनी राइटिंग को आप कंसाइज बनाएं कि थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात कर सकें। वही बात दोबारा आगे, प्रेफर द शॉर्ट वर्ड टू द लॉन्ग, बड़े लफ्ज़ों पे, बड़ी लाइन पे आप छोटी लाइन्स को, छोटे लफ्ज़ों को तरजीह दें। प्रेफर द सेकोंड वर्ड टू रोमांस। ओके, द सीक्रेट ऑफ गुड राइटिंग इज़ टू स्ट्रिप एवरी सेंटेंस टू इट्स क्लीनेस्ट कंपोनेंट्स। गुड राइटिंग का ये सीक्रेट है कि हर सेंटेंस को, हर जुमले को स्ट्रिप आउट करना, यानी कि हर जुमले को अपने पैराग्राफ में या अपनी राइटिंग में, अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह परोना कि क्लीनेस्ट कंपोनेंट्स, के वो ऐसा लगे कि अगर कोई बंदा आपकी राइटिंग का एक सेंटेंस देखे तो ऐसा लगे कि आपकी राइटिंग का सबसे जो बेस्ट सेंटेंस है वो यही है, अगर दूसरा देखे तो वो इस तरह ही लगे। मतलब इतनी सफाई से आपने फिक्रों को अपने पैराग्राफ में, अपनी राइटिंग में परोया हुआ हो कि हर एक सेंटेंस एक दूसरे से ज़्यादा क्लीन लगे, ज़्यादा साफ, ज़्यादा वाजे, ज़्यादा क्लियर, कंसाइड, ल्यूसिड लगे। एवरी वर्ड दैट सर्व्स नो फंक्शन, एवरी लॉन्ग वर्ड, हर अल्फाज जिसका कोई मतलब ख़ास मतलब नहीं, ऐसे ही आपने फजूल में अपने सेंटेंस को लंबा करने के लिए यूज़ किया, उसको भी निकालें। और एवरी लॉन्ग वर्ड दैट कुड बी शॉर्ट वर्ड, हर वो लंबा लफ्ज़ जो एक छोटे 2-3 लफ्ज़ों में बयान हो सकते हैं। एक बात आपने उसको पूरी लाइन में बयान किया तो उसको छोटे लफ्ज़ों में, इस छोटे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, छोटे लफ्ज़ों में, थोड़े लफ्ज़ों में उसको बयान करें अपनी इस बात को। एवरी एडवर्ब वर्ड कैरीज द सेम मीनिंग दैट इज ऑलरेडी इन द वर्ब। बाज़ ऐसे होता है एडवर्ब हम यूज़ कर देते हैं, वो क्या कर देता है, एग्जैजरेशन क्रिएट कर देता है सेंटेंस में, मतलब ऐसी एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, हालांकि बात जो मीनिंग है हमारे वर्ब भी बयान कर रहा होता है। एडवर्ब हम फजूल में सेंटेंस को लंबा करने के लिए या बाज़ देते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, इससे अवॉइड करें। Every passive construction that leaves the reader unsure of who is doing what. These are 1001 adulterants that weak the strength of message. तो आप पैसिव सेंटेंस को, हमने ये पहले पढ़ा कि पैसिव कंस्ट्रक्शन आपने बहुत कम यूज़ करने की कोशिश करनी है, आपने ज़्यादा एक्टिव वॉइस यूज़ करना है। और ऐसा पैसिव वॉइस जो आपका ऑब्जेक्ट इंश्योर करें, यानी कि रीडर को पता ना चल रहा हो कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, हु इज़ डूइंग एक्चुअली, कि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है।
पर्पस क्या बयान करना चाह रहे हैं आप इस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को भी आप लीव कर दें, छोड़ दें। ऐसे सेंटेंस से आप अवॉइड करें जो एम्बिगुअस सेंटेंस हैं, जिनका पर्पस ही उनका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, ऐसे सेंटेंस से आप टोटली अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छा, ये सारी मिस्टेक्स हो गई जो आपको बताई, और वो कह रहे हैं इसके साथ और भी हज़ारों गलतियाँ हैं जो आपके सेंटेंस को, आपके मैसेज को, जो मैसेज आप पहुँचाना चाह रहे हैं उसकी सेंटेंस को, उसकी ताकत को कमज़ोर करती हैं। विलियम जिंसर ऑन राइटिंग वेल, ठीक है, ये विलियम जिंसर ने कहा, ये ऑन राइटिंग वेल इसकी होगी कोई राइटिंग होगी, बुक होगी, या कोई भी इसका आर्टिकल वगैरह होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट है अवर सक्सेस एज जर्नलिस्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन हाउ वेल वी कम्युनिकेट विद अवर रीडर्स। हमारा, आप अगर जर्नलिस्ट है तो आपकी सेंटेंस का तब पता चलेगा जितने आप अच्छे तरीके से अपने रीडर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपकी सेंटेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। गुड राइटिंग कैन हेल्प यू डू दैट। अच्छी जो राइटिंग है, गुड राइटिंग आपको मदद करती है कि आप अपनी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने रीडर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपको गुड राइटिंग करनी आएगी तो अपने रीडर के साथ डेफिनेटली अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। वट एवर इज़ योर राइटिंग टास्क, पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, कॉलम, article, feature, report or program announcement, these guidelines can help you get the results you want। वो कह रहा है कि आपके राइटिंग जिसके लिए भी मर्जी है, कोई पब्लिकेशन है, कुछ भी आपने कहीं पब्लिश करना है, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, किसी मैगजीन में, कहीं भी, न्यूज़पेपर में आपने लिखना है, कॉलम, आर्टिकल, फीचर, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें कुछ भी आपने लिखना है, ये जो गाइडलाइंस आपको देंगे आपके हर जर्नलिस्ट राइटिंग में आपके काम आएंगी। तो गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। डिसाइड ऑन योर मैसेज, जॉट डाउन अ सिंगल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू से टू योर रीडर। पहले तो अपना मैसेज को आप डिसाइड करें कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप अपनी राइटिंग में बताना क्या चाह रहे हैं, आपकी राइटिंग का पर्पस क्या है, ये क्लियरली डिसाइड हो जाएगा तो आप एक सिंगल सेंटेंस में, उस सेंटेंस की आपने फिक्र नहीं करनी, वो सीधा है, उल्टा है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कहाँ कहाँ है, आप उसको जस्ट जॉट डाउन कर लें। जो आपके माइंड में आ रही है ना सारी थॉट्स, उनको एक सेंटेंस में आप लिख लें कि जो आप बातें रीडर्स तक पहुँचाना चाहते हैं वो एक सेंटेंस में पेपर पर लिख लें, विदाउट एनी सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ आपको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जॉट डाउन कर लें सेंटेंस को, ठीक है। फिर क्या करें, लिमिट योर सेल्फ टू नो मोर देन 2 or 3 मेन आइडियाज़। और एक राइटिंग में, एक जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें खुद को इस बात तक लिमिट कर लें कि 2 या 3 से ज़्यादा आपके आइडियाज़ ना हो जो आपने अपने रीडर्स तक पहुंचाने हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आप एक ही राइटिंग में पुट कर देंगे तो एक आइडिया पे भी फोकस नहीं रह पाएगा, रीडर फोकस नहीं कर पाएगा। तो क्या अब 2 या 3 आइडिया, बल्कि 2-3 भी ज़्यादा है, 1 या 2 आइडियाज़ मैं तो आपको कहूँगी, आप अपनी राइटिंग का 1 या 2 पर्पज़ रखें तो रीडर उन्हीं पे फोकस करके आपकी सारी राइटिंग को ग्रैस्प कर सके। ताकि अगेन बता रही हूँ, अगर ज़्यादा आपके आइडियाज़ होंगे, ज़्यादा पर्पज़ होंगे तो एक भी आप क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। नो योर ऑडियंस हु एंड आर दे। पहली बात, अपने ऑडियंस को जाने कि वो कौन है, वो कैसे हैं, उनका कैसा मिजाज है, फिर उनके मुताबिक आप लिखने की कोशिश करें। वट डू दे नो, वट आर देयर एटीट्यूड, कि वो जानते क्या क्या, उनका नॉलेज कैसा है, उनके लेवल पे जाके आप उनको समझाने की कोशिश करें, उनका इल्म कितना है और उनका एटीट्यूड कैसा है, यानी कि आपकी तरफ पहले उनका आपसे कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं रह चुका, यानी कि वो आपकी राइटिंग किसी से पहले ऑलरेडी नेगेटिव एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो आप उनको उनके एटीट्यूड के मुताबिक लिखने की कोशिश करें अपनी राइटिंग को, उनके मिजाज के मुताबिक, ताकि वो आपकी बात को समझ सकें और उन पर असर कर सकें आपकी बात। डिफाइन योर पर्पज़, वट इज़ इट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, टू इन्फॉर्म, परसूड और मोटिवेट। आपका पर्पज़ क्या है, आप किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं या परसू करना चाह रहे हैं। परसू का आपको मतलब होता है किसी बात के लिए उभारना, और मोटिवेट का मतलब होता है कि ऑलरेडी वो कुछ उसकी हैं फीलिंग्स, उनको आप दोबारा उभार रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसको सरगर्म कर रहे हैं उसको। आपका एग्जैक्ट पर्पज़ क्या है, आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, परसू करना चाह रहे हैं या मोटिवेट करना चाह रहे हैं अपने रीडर्स को। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले अपने माइंड में क्लियर करें, उसके बाद लिखने बैठें, ठीक है। कीप योर मैसेज, ऑडियंस एंड पर्पज़ इन माइंड एज यू राइट। जब आप लिख रहे हो तो अपने मैसेज को, अपने ऑडियंस को और अपने पर्पज़ को, ये 3 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी राइटिंग में, इन 3 चीज़ों को आपने हमेशा माइंड में रखना है अपना एक सेंटेंस लिखते हुए, अपने ऑडियंस, पर्पज़ और अपना मैसेज। दिस विल हेल्प यू चूज द वर्ड्स दैट बेस्ट कन्वे योर थॉट्स, कम्युनिकेट विद योर रीडर्स एंड सेट द करेक्ट ट्यून फॉर योर पर्पज़। ये आप ये माइंड में रखेंगे तो आपकी ये चीज़ आपकी मदद करेगी कि आप अपने बेस्ट थॉट्स को कन्वे कर सकें। जो अच्छी थॉट्स आपके माइंड में, थॉट्स ढेर सारी आ रही हैं लेकिन उनको बेस्ट वे में आप कैसे कन्वे कर सकते हैं, वो तभी कर सकेंगे जब आप अपने पर्पज़ को, अपने ऑडियंस को, अपने मैसेज को माइंड में रखेंगे। कम्युनिकेट विद जो रीडर्स, अच्छे तरीके से रीडर्स से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो करेक्ट टून है अपने पर्पज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो तभी आप कर पाएंगे बेस्ट वे में जब आप ये तीनों चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे। In good writing, one size does not fit at all.
मीन्स एक गुड राइटिंग में, अच्छी तहरीर में एक ही तरह का साइज डज नॉट फिट फॉल, एक ही साइज सबके लिए अच्छा नहीं होता। मतलब आप एक ही तरीके से सारे रीडर्स को, हर तरह के रीडर्स को खुश करने की कोशिश करें, ऐसे नहीं। गुड राइटिंग वो होती है जिसके स्पेसिफाइड ऑडियंस होते हैं, यानी कि आपके टारगेट ऑडियंस है, आप सिर्फ उनके लिए लिख रहे हैं, सिर्फ आप उनको ही, उनके लिए वो फिट है राइटिंग, और जो दूसरे ऑडियंस है वो डेफिनेटली उनके लिए वो असर नहीं रखती जो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए वो राइटिंग का असर रहता है। यानी कि गुड राइटिंग की ये खूबी है कि सबको वो खुश नहीं किया जा सकता, जो टारगेट ऑडियंस है आप जस्ट उनके लिए लिखेंगे। गुड राइटिंग एक्सप्रेसेस अ क्लियर पॉइंट, इज टाइटली स्ट्रक्चर्ड, ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्टिकली करेक्ट, सब्सटेंटिव एंड इंटरेस्टिंग। हर तरह से आपकी एक अच्छी तहरीर हर तरह से अच्छी होगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा, अच्छी तरह से उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बुल्ट हुआ होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगी, वोकैबुलरी में अच्छी होगी, स्पेलिंग में करेक्ट होगी, सब्सटेंटिव होगी, इंटरेस्टिंग होगी, सारी अच्छी खूबियाँ होंगी गुड राइटिंग में। ठीक है, ये तो आपको पता है। टू एक्सप्रेस अ क्लियर पॉइंट मीन्स टू कन्वे द राइटर्स मेन आइडिया। क्लियर पॉइंट एक्सप्रेस करने का ये मतलब है कि आप मेन आइडिया राइटर तक पहुंचा रहे हैं ना, जो आपके माइंड में ही तो नहीं वो रह गया मेन आइडिया। यानी कि ऐसा कि आपको अपनी राइटिंग में वो आइडिया लिखना ही नहीं आ रहा, आप अगर लिखेंगे अच्छी तरह तो तभी वो आइडिया आपके रीडर तक पहुंचेगा। In the case of descriptive writing, the significance of the object, place or noun described. आपको पता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, प्लेस की या किसी पर्सन की। इन अदर वर्ड्स, एन अटेंटिव रीडर शुड बी एबल टू ग्रैस्प द राइटर्स पर्पस। दूसरे लफ्ज़ों में एक अच्छा एक अटेंटिव रीडर, यानी कि एक जो फोकस्ड रीडर होता है, अटेंटिव होता है, अटेंशन वाला रीडर होता है, वो क्या कहता है, राइटर का पर्पस ग्रैप्स करने की कोशिश करता है। यानी कि डेफिनेटली उसके काम की राइटिंग है तो वो यही पढ़ के उसमें से निकालेगा ना, राइटर आपको बताना क्या चाह रहा है, अच्छा एक रीडर है। तो आप अच्छे रीडर की जो क्वालिटीज़ है ना, उनको अपनी राइटिंग में इस तरह से पुट करें कि अच्छा रीडर उसको ग्रैप्स कर सके, आपकी बातों को उनको अंडरस्टैंड कर सके। Next है to be tightly structured means writing should contain logical or associative connections and transitions which clearly express the relationship of the ideas described. टाइटली स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि एक दूसरे के साथ सेंटेंसेस, वर्ड्स एक दूसरे के साथ एक लॉजिकल मैनर में जुड़े हुए हों, यानी कि ऐसे ही इरेगुलर तरीके से ना हो, और उनके दरमियान ट्रांजिशंस हों, कनेक्शंस हों। आप बहुत से कंजक्शंस यूज़ करते हैं ना आपस में, लफ्ज़ों को, फ्रेजेस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, तो वो लॉजिकली आपने प्लेस किया हो। ट्रांजिशन जो भी आप यूज़ करें उनको आपस में जोड़ने के लिए वो लॉजिकल यूज़ हो, और ऐसे फील हो रहा हो क्लियर एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ द आइडियाज़ का रिलेशनशिप क्लियर, एक दूसरे के साथ कनेक्शन वाजे कर रहा हो। टू बी ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्टिकली करेक्ट मीन्स राइटिंग should adhere to the rules of standard American English including proper punctuation and spelling. अमेरिकन इंग्लिश के तरह से आपने लिखना है, यानी कि उसका जो स्टाइल है, स्पेलिंग उसमें जैसे उसमें पंक्चुएट होता है, सारा कुछ इस तरह से आपने लिखना है। इफ़ राइटर्स चूज अनकन्वेंशनल सेंटेंस दे शुड बी एबल टू जस्टिफाई देयर चॉइसेस। यानी कि कन्वेंशनल एक तरीका ना, आपको पता है एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश, दोनों के अपने अपने दोनों के रूल्स हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर आप अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करें, यहाँ स्पेसिफिकली अमेरिकन का बताया गया, लेकिन अगर ब्रिटिश में भी आप लिख रहे हैं तो पंक्चुएशन, स्पेलिंग उसके मुताबिक लिखें, एक ही स्टाइल को फॉलो करें। तो अगर आप अनकन्वेंशनल सेंटेंस, यानी कि अनकन्वेंशनल तरीका, एक गैर रस्मी तरीका, दोनों को मिला के या ऐसा तरीका अलहदा से यूज़ कर रहे होंगे, तो क्या आपको ज़रूरत होगी अपनी चॉइस को जस्टिफाई करने की कि आपने ये अनकन्वेंशनल मैथड क्यों चूज़ किया, प्रॉपर स्टाइल्स हैं इंग्लिश लिखने के, तो आपने वो क्यों नहीं चूज़ किया, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। आप ऐसे करें कि एक जो कन्वेंशनल स्टाइल्स चल रहे हैं उन्हीं को फॉलो करें, उन्हीं के रूल्स पढ़ें और उनको अपनी राइटिंग पे अप्लाई करें, हर तरह से, स्पेलिंग में, पंक्चुएशन में, और कॉमा वगैरह जहाँ पुट करना है, और सारी ऐसी चीज़ें। टू बी स्टैंटिव राइटिंग शुड कन्वे द इम्प्रेशन दैट द राइटर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द सब्जेक्ट। राइटिंग का ये इंप्रेशन होना चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले को ये फील हो कि जिसने ये लिखा है ना, उसको इस टॉपिक के बारे में, इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में मुकम्मल इल्म है, वो इसलिए हमें ये इल्म दे रहा है। ऐसे आपकी राइटिंग से ऐसे ना पता चले कि आप बिल्कुल नील हैं, डल हैं, आपको अपने टॉपिक का ही नहीं पता। Writer needs not be an authority on the subject but should demonstrate awareness of its significance and its implications within a specific context. यानी कि राइटर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको जज करे कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में अवेयर हैं या नहीं, अथॉरिटी नहीं, लेकिन सिर्फ वो डेमोन्स्ट्रेट करता है आपकी अवेयरनेस को, आपकी आगाही को, वो चेक करता है, वो उसकी अहमियत को समझेगा कि अगर आप आगाह हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसको अहमियत ये वाज़ेह हो जाएगी ना कि आपको इसके बारे में इल्म है, तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट को स्पेसिफाइड करेगा विद इन ए स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट। उस स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट में रहता है वो आपकी ये बात जानने के बाद उसको अहमियत देगा आपके कॉन्टेक्स्ट को। अगर उसको आपकी राइटिंग से, तहरीर से पता चल रहा है कि आपको खुद इसका कुछ नहीं पता, फिर वो यही परसीव करेगा कि आपको खुद आता नहीं है लफ्ज़, तो
आप उसको क्या समझाएंगे। इसलिए वो अथॉरिटी मतलब ऐसे होता है ना, एक बंदा अथॉरिटी होती है आपके ऊपर होता है, वो आपके चेक रखता है कि क्या आपके पास इसका इल्म है या नहीं। उसके पास ये अथॉरिटी होती है आपको उसकी सज़ा दे सके, या अगर आपको नहीं इल्म तो इल्म दे सके। वो अथॉरिटी वाला नहीं है राइटर चेक करने के लिए, वो सिर्फ ये चेक करता है कि आपके पास इल्म है या नहीं, जस्ट डेमोस्ट्रेट करता है आपकी अवेयरनेस को और फिर उसको वैसे परसीव करेगा। इन्फॉर्म्ड राइटिंग माइट इंक्लूड एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इन्फॉर्म्ड राइटिंग यानी कि जिसमें इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, इन्फॉर्म्ड राइटिंग। सो आई थिंक यहाँ इन्फॉर्म राइटर आना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्म राइटर होते हैं जिनको इल्म होता है उनमें ये वाली फॉलोइंग्स इंक्लूड चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? साइटेशन ऑफ अथॉरिटीज़, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, discussion of debatable issues related to it and relevant question it raises। साइटेशन ऑफ अथॉरिटीज़ जो उसने अपनी अगर कोई राइटिंग में ऐड किया उनकी साइटेशन, यानी कि अगर ये पैराग्राफ आपने लिया तो आपको साइटेशन देनी है, आपने कौन सी बुक से लिया, कौन से कॉन्टेक्स्ट से लिया, कहाँ से पढ़ा, ये सारा रेफरेंस जिसको कहते हैं आसान अल्फाज में। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, उसको दलील के साथ बात करनी है। उसने जो मुशाहिदा किया ना अपने लाइफ में, अगर कोई वो प्रैक्टिकल बात लिख रहा है तो अपने मुशाहिदा के बारे में उसको एविडेंस देना है, उसको सपोर्ट देनी है, उसके लॉजिक्स प्रोवाइड करने हैं, यानी कि दलील देनी है। डिस्कशन ऑफ डिबेटेबल इश्यूज रिलेटेड टू इट, अगर कोई डिबेटेबल यानी कि काबिल बहस मसाइल हैं आपकी तहरीर में तो उनके रिलेटेड उसको डिस्कशन कर, इतना उसमें नॉलेज हो कि वो डिस्कस कर सके, उन पर डिस्कशन डिबेट कर सके। एंड रेलिवेंट क्वेश्चन इट रेजेज, रेलिवेंट क्वेश्चन जो उठते हैं आपकी तहरीर पढ़ के वो सब क्वेश्चन से भी वो अवेयर हो, उनका प्रॉपरली आंसर भी करें। मतलब बच्चों आसान लफ्ज़ों में ये मतलब है कि आप हर तरह से अपने सब्जेक्ट मैटर में जिसके बारे में आप लिख रहे हैं आप अवेयर ऑफ हों, आपको उसका पता हो, उसका नॉलेज हो, बैकग्राउंड नॉलेज आपको अच्छा हो। आपको अगर डिबेट की, डिस्कशन की, एविडेंस देने की ज़रूरत पड़े तो आप दे सकें और आप हर तरह से अपने रीडर को सेटिस्फाई कर सकें। थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है, अपने परेशान नहीं होना, ये वही बातें बार बार आ रही हैं, लफ्ज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल किया गया बस। टू बी इंटरेस्टिंग, राइटिंग शुड इंगेज इट्स रीडर थ्रू ओरिजिनल इंसाइट्स एंड प्रिसाइज, उसमें बसीरत होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, और अपने रीडर, अपने पढ़ने वाले को आपकी वो जो राइटिंग है वो इंगेज रखे, उसको अपने अंदर, यानी कि उसमें वो एक किस्म का खो जाए आपकी राइटिंग में। जब वो पढ़ रहा हो ना, इंटरेस्टिंग इतनी हो कि वो उसके साथ कनेक्टेड रहे। अनचिल्ड लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेस इन अ ह्यूमन वॉइस, वो सारे अल्फाज जो वही बात ऐसे कि इमेजिन, वो आपकी जब तहरीर पढ़ रहा हो ना उसको वो फील कर सके, वो इमेजिन कर सके, उसके माइंड में एक इमेजिनरी मैप बनता जाए, मतलब उसको वो फीलिंग ऐसे रियल वाली आ रही हो, आपने इस तरह लफ्ज़ों को चुना हो कि वो उसको वाकई फील कर सके कि आपने कुछ लिखा हुआ है, उस पर असर करे आपकी बात, इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ये बताया गया यहाँ। It should demonstrate the writer's awareness of the specific audience for whom sure he is writing। बार बार बात कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए अपने ऑडियंस के बारे में, स्पेसिफिक ऑडियंस के, आप किन के लिए लिख रहे हैं। आपको जब उनका पता होगा तो आप उनके मिजाज के बारे में लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोर एवर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड राइटिंग और क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, करेक्टनेस, क्रेडिबिलिटी, क्वार्टिसी एंड करेक्टनेस। ये 7 C's हैं, इनको कहते हैं 7 C's, ठीक है। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन करने के साथ ये सारे लफ्ज़ सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको सी क्वालिटीज़ कहते हैं। तो ये सारी की क्वालिटीज़ कि आपका मैसेज क्लियर हो, कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज आपको पता है, थोड़े लफ्ज़ों में आपने अपनी बात को मुकम्मल तरीके से करना है, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। वही बात दोबारा आई है कि ये एक गुड राइटिंग की क्वालिटीज़ हैं सारी की सारी। आई थिंक ये सारी आगे भी डिस्क्राइब होंगी। पहले आगे बी क्लियर, अपनी राइटिंग में क्लियर रहें। हैव अ डेफिनेट पर्पस फॉर राइटिंग एंड मेक श्योर इट इज़ क्लियरली कम्युनिकेटेड अप फ्रंट। आपका डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। जब आपको मकसद का ही नहीं बच्चों पता कि आप किस मकसद के लिए लिख रहे हैं, आप उसमें क्यों कर क्लियर हो सकते हैं। आप पहले क्लियर करें, डिसाइड करें आपने पहुंचाना क्या, आपका पर्पस क्या है, उसके बाद आप अच्छा लिख कर पढ़ेंगे। ये बात हम तकरीबन 50 बार पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बार बार उन्हीं लफ्ज़ों में आ रही है। ये बार बार चीज़ें आपको मैम रिवाइज कराई जा रही हैं ताकि आप इनको अडॉप्ट करें, ठीक है। आपने परेशानी होना, थोड़ा कम्प्लेक्स भी हो जाए, लेकिन बातें सारी वही हैं जो आपको समझ आ रही हैं, मुझे पता है आपको समझ आ रही हैं, इसलिए डोंट वरी। बी होल्ड एंड कनेक्ट क्विकली। In the midst of the typhoon, we needed to clear on our commands to risk adverse reaction to the sea। ये बात ऐसे ही आपको क्लियर करने के लिए ना, थोड़ा अवेयर करने के लिए बताई गई है कि आप क्विकली अपने आइडियाज़ के साथ होल्ड करें, उनके साथ आप स्टिकअप रहें। और मिडेस्ट ऑफ द टाइफून, टाइफून कहते हैं तूफान में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऑन अवर कमांड्स, और इसके तूफान में किसी तूफान हो और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कमांड्स पे चलते रहें। आपको तूफान में ऐसे रिएक्शन करने पड़ते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ठीक है, जान बचाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप क्या करें, चूज़ शॉर्ट फैमिलियर कन्वर्सेशनल वर्ड्स। ये हमने बहुत पीछे बात पढ़ा है कि शॉर्ट वर्ड्स, फैमिलियर वर्ड, कन्वेंशन में जो वर्ड यूज़ होते हैं, आम यूज़ होते हैं, वो वाले अल्फाज इस्तेमाल करें। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ।
उनको इफेक्टिव बनाएं, अपने सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को पूरा असर बनाएं। अचीव एप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी, इस तरह आप लिखें कि वो एप्रोप्रिएट तरीके से, एक्यूरेट तरीके से पढ़े जाने के काबिल हुआ आपका टेक्स्ट। इंक्लूड एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशन एंड अदर विजुअल एड्स व्हेन डिस्क्राइबेबल, ये बात नहीं है कि आप एग्जाम्पल्स यूज़ करें, इलिस्ट्रेशन भी एग्जाम्पल्स को कहते हैं, और ऐसी चीज़ें मिसालें देकर वाजे करें अपनी बात को, ताकि पढ़ने वाले के लिए ज़्यादा आसान हो। नेक्स्ट है चूज शॉर्ट फेमिलियर कन्वेंशनल वर्ड्स, शॉर्ट फेमिलियर कन्वेंशनल वर्ड्स यूज़ करें। ये जो पहले हमारा इधर पॉइंट था ना, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये फेमिलियर वर्ड्स हैं और ये हैं प्रिटेंशियस। ये ऐसे अल्फाज हैं यानी कि जो नुमाइशी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। देखें, अबाउट, सिरका, आफ्टर, सब्सिक्वेंट, अनाउंस, परमलगेट, ये लफ्ज़ों का मतलब वही है, लेकिन ये फैमिलियर अल्फाज हैं, ये मुश्किल अल्फाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका आपको मतलब पता है ना, अनाउंस का भी मतलब होता है ऐलान करना, परमलगेट का भी ये मतलब होता है कि आगे पुट फॉरवर्ड करना, अनाउंस करना, परमलगेट करना, ठीक है। लेकिन ये फैमिलियर वर्ड है, ईजी अल्फाज है, तो आप आसान लफ्ज़ यूज़ करें। एरर का मतलब भी गलती होता है। इन एडवर्टेंसी, इसका भी यही मतलब है कि एरर, आगे कोई गलती कोताही होगी, लेकिन ये कितना मुश्किल लफ्ज़ है, बाज़ बच्चों ने तो ये सुना ही पहली बार होगा, जबकि एरर हमें आम भी पता है कि एरर का मतलब गलती होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अक्सर ईजी यूज़ हुआ होता है, आप ऐसे ना करें, आप इस तरह फेमिलियर वर्ड यूज़ करें, आसान रहें, ठीक है। होम, हाउस को डोमिसाइल कहते हैं, अपार्टमेंट भी कहते हैं, अकोमोडेशन भी कहते हैं, लेकिन वो मुश्किल अल्फाज हैं। आसान फेमिलियर वर्ड्स क्या हैं, होम और हाउस, तो आप ये यूज़ करें। अब पे को रिम्यूनरेशन कहते हैं, पे, सैलरी, रिम्यूनरेशन, अनाउंसमेंट, ये सारा। अब बाज़ बच्चों को तो अभी पता चला होगा कि पे को रिम्यूनरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आसान फेमिलियर वर्ड पे है, तो अगेन आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये फेमिलियर वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। दैट इज़ को ऐसे भी लिखते हैं, यूज़ को यूटिलाइजेशन भी, लेकिन आपने इन वर्ड से अवॉइड करना और इस तरह के आसान अल्फाज इस्तेमाल करने हैं अपनी राइटिंग को क्लियर बनाने के लिए। शॉर्ट फेमिलियर वर्ड यूज़ करने हैं। एग्जाम्पल देखें, पहले ये बिफोर का सेंटेंस है, हुई आफ्टर का, देखते हैं हम इसको। आफ्टर आवर परसुअल ऑफ pertinent data, the conclusion is that a lucrative market exists for the subject property। अब देखें, एक ये लफ्ज़ मुश्किल है, ये भी लफ्ज़ मुश्किल है, पर्टिनेंट डेटा, ठीक है, और ये लुकेटिव मार्केट एग्जिस्ट। लेकिन अब मुझे तो पढ़ने भी नहीं आ रहे, मतलब ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, इसको आसान लफ्ज़ों में क्लियर करके सेंटेंस को देखेंगे, ऐसे लिखा हुआ। आफ्टर द डेटा वी स्टडीड शो दैट योर प्रॉपर्टी इज प्रॉफिटेबल एंड हाई इन डिमांड, कि डेटा जो आपने प्रोवाइड किया उससे मुझे ये पता चला, उसकी स्टडीज से मुझे पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबल भी है, मुनाफा भी है उसका, और हाई इन डिमांड, उसकी डिमांड भी मार्केट में हाई है। अब इस सेंटेंस में मुझे तो सच्ची बात है कोई पता नहीं चला कि क्या कहना चाह रहा है राइटर, हालांकि बातें वही है, ये सिर्फ अनकन्वेंशनल उसने वर्ड, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए ना, कम्प्लेक्स वर्ड, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई इस सेंटेंस की इसका मतलब क्या है। इससे मुझे क्लियर हुआ कि ये बताना चाह रहा है। अब आपको पता चल गया कि क्लियर राइटिंग की कितनी ज़्यादा वैल्यू, आपको चाहिए आसान अल्फाज। देखे ना, अब अवर प्रपोजल, अवर परसुअल, आफ्टर अवर परसुअल ऑफ पर्टिनेंट डेटा, इधर ये बताया डेटा वो स्टडीज दैट शोज, देखे कितना आसान लफ्ज़ है। और फिर लुकेटिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर, पता नहीं क्या क्या, आसानी से, इज प्रॉफिटेबल एंड हाई इन डिमांड, आसान अल्फाज करके अच्छा मीनिंग एक्सप्रेस हो जाता है, तो आप आसान लफ्ज़ यूज़ करें। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ। सेकंड जो पॉइंट बताया गया था आपको ऊपर, वो है लेंथिक ASL। ASL का मतलब होता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज। इसमें क्या है, 17 to 20 वर्ड्स का आपका एक सेंटेंस होना चाहिए, रेंज 30 to 30 वर्ड्स और मोर, यानी कि 17 से 20 लफ्ज़ एक सेंटेंस में, या 3 से 30, इतनी रेंज होनी चाहिए आपके एक सेंटेंस की, इतना लंबा भी ना हो, बल्कि ये भी ज़्यादा है। 15 वर्ड्स मैं तो कहूँगी एवरेज भी ना, आपको हर सेंटेंस में 15 वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, और वो वर्ड्स कैसे हों, ऐसे क्लियर मैनर में अपना पर्पज़ उसमें डिस्क्राइब किया गया हो। यूनिटी की एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टॉम, मुझे टॉम पसंद है, एंड द एफल टॉर इज इन द पेरिस, और एफल टावर पेरिस में है। अच्छा, पहले वो मैंने अपनी रैंकिंग की बात की, अब ये एफल टावर बीच में किधर से आ गया, बिल्कुल ये दोनों बातें मैच नहीं ना कर रही, यूनिटी नहीं है इसका मतलब आपके सेंटेंस में कि मुझे एफल टॉम पसंद है, बात खत्म। अब एफल टावर पेरिस में, इनकरेक्ट सेंटेंस है, नो यूनिटी, बिकॉज ऑफ नो यूनिटी दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। मैं अपना ना, इसमें कोई पर्पज़ है मेरे सेंटेंस का, ना कोई आइडिया इसमें। अगर तो मैं कहूँ ना आई लाइक टॉम, बात खत्म, कि मुझे टॉम पसंद है, आपको पता चल गया कि मैं टॉम से अपनी लाइकिंग का इजहार कर रही हूँ अपने सेंटेंस में। अब ये इस बात का क्या मतलब है, ठीक है बच्चों, यूनिटी तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।